हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या? आई थिंक अभी आ रहा होगा आवाज, है ना? चलिए देखते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है अगेन काफी हाई वेटेज चैप्टर्स में टॉप पे रहता है ना। सबसे ज्यादा जो सवाल अपने बेटा देखने को मिलेंगे आपको, आप कितने भी साल की एनालिसिस उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो वेक्टर एंड 3D चैप्टर के देखने को मिलेंगे, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, वेक्टर, आज अपनी 2 क्लास है तो अपन वेक्टर को पढ़ेंगे और उन पे जो सवाल है वो करेंगे। पढ़ेंगे मतलब ऑफकोर्स जो चीज़ें रिलेटेड हैं क्वेश्चंस के थ्रू, अपन वहाँ से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कोई अगर चीज़ें होंगी तो वो देखेंगे, आपके कोई डाउट होंगे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का जो एजेंडा है वो क्लियर है। तो पहली चीज़ तो अपने पास बेटा क्या आ जाता है, पोजिशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। आई गेस ये सभी को पता ही होगा। पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे अपन वेक्टर की बात करें इन मैथमेटिक्स तो वेक्टर जो है बेटा फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर मतलब क्या है कि फिजिक्स में वेक्टर जो है ना वो एक दो तरह के होते हैं, एक लोकलाइज्ड होता है ना। तो आप देखो कि फिजिक्स में तो मैटर करता है कि वेक्टर की अगर यहाँ पे है तो यही होना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में क्या आप इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते तो आप लेके कहीं पे भी मार्केट में घूम सकते हो, तो भैया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहली चीज तो ये होगी, क्योंकि बहुत आई थिंक अभी ठीक है ना। बीच में पता नहीं क्या हुआ था। चलिए, तो हम बात कर रहे थे बेटा पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, इनके टॉपिक हमने अगेन टॉपिक वाइज सारे पी वाइज को सेग्रीगेट करके लेके आए हैं ताकि आपके कॉर्नर टू कॉर्नर चैप्टर जो है बेटा कवर हो पाए। ठीक है, हर वेराइटी क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ, दैट द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी बी गिवन बाई द वेक्टर दिस एंड दिस, है ना। लेट्स सी विद द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन हमें ए जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ही करना, मतलब बेसिकली जो जी हमारा है बेटा वो सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड से सारे वेक्टर्स हमें बनाने हैं, है ना, वर्टिसेस से। ठीक है, सेंट्रोइड को वर्टिसेस ज्वाइन करके जितने भी वेक्टर्स हमारे बनेंगे उन सभी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें बताना है। ठीक है ना, ये अपना मतलब सवाल का आंसर करना होगा। उससे पहले हमें बेटा यहाँ पे सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज देखें, यहाँ पे जो हमारे पास बेटा ट्राइंगल लेने को इन्होंने बोला है, उस ट्राइंगल की बात करें तो वो ट्राइंगल जो है दोस्तों, ठीक है, वो जो हमारा बेटा ट्राइंगल है वो कैसा भी हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राइंगल के अलोंग इन्होंने वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये हो गया, ये बेटा आ गया अपना क्या, ए वर्टेक्स हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। नाउ अभी हम क्या कर लेते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या फर्क पड़ता है कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट क्या है? रीजन बीइंग, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के किसी को भी एक वर्टेक्स को अगर ओरिजिन पे ले जाके शिफ्ट कर देता हूं तो अपनी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी, बट आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। और ये काम हम बहुत करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करा था होगा। ठीक है, ओरिजिन शिफ्टिंग नाम की चीज सुनी होगी। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई वेक्टर फ्री है तो उस हिसाब से देखो सारी चीजें फ्री ही है, मतलब क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, मुद्दा क्या है, बट हाँ इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन सेम रहेगी। रीजन भी, क्योंकि देखो अगर लेट्स सपोज आप ए बी वेक्टर निकालते हो तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस इसके पोजीशन वेक्टर को घटाना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ता है। तो जैसे इन्होंने दे रखा है भाई ये साइड से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अगर, अच्छा एक और चीज, अगर लेट्स सपोज ये क्लोज लूप बनता है ना, जैसे ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये सी ए हो गया, तो आप देखोगे कि भैया एक क्लोज लूप बनेगा ना, तो ए बी वैक्टर प्लस एक ही डायरेक्शन पकड़ लिया अपन ने, बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर का जो बेटा जो आएगा वो नल वैक्टर बनता है। कोई भी क्लोज लूप बना लीजिए आप, यहाँ ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे अपन, कुछ भी हो, है ना। जैसे मान लो अगर लेट्स सपोज क्वाड्रिलेटरल है ना, और उसमें भी आप एक डायरेक्शन के अलोंग चलते जा रहे हो तो भैया आप देखोगे कि उन वेक्टर्स का सभी का सम जीरो आएगा, बट एक ही डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई इधर से इधर निकल गया, है ना। अच्छा दूसरी बात देखो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन छोटी छोटी सारी बातों को कवर कर ही लेंगे। अगर मैं लेट्स सपोज ए, अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा अब कौन से वेक्टर्स का सम जीरो हो रहा है ना, या फिर ऐसा देख सकते हो आपकी, जैसे मान लो किन्हीं भी दो का ए बी प्लस बी सी बराबर माइनस का सी ए, उसको आप लिख सकते हो प्लस का ए सी लिख सकते हो। समझ लो, माइनस का सी ए का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का ए सी वैक्टर भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, यहां से चले और फिर ये डायरेक्शन दे दिया आपने, है ना, ये इस तरह की बात होगी। अभी हम देख लेते हैं, जैसे मैं पहले दो वेक्टर को जोड़ूंगा तो आपको दिख रहा है कि 2i और 1i
ठीक है, 3i बन गया, -j बेटा माइनस का 4j बन गया, ऐसे ही प्लस का k और माइनस का 5k माइनस का 5k 4k बन गया। तो ये बढ़िया लिखा है, मतलब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी मान लो अगर इसको मैं ए बी वैक्टर बोल देता हूँ और इसको फिर बेटा मैं बी सी वैक्टर बोल देता हूँ, तो आप ये नोटिस कर पा रहे होगे कि ये जो बेटा हमारा वेक्टर है इसको मैं ए सी वैक्टर भी बोल सकता हूँ। समझ रहे हो बात को, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वैक्टर हो जाएगा, राइट है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, इसके अलोंग वेक्टर जो आ गया वो आ गया कितना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का k कैप आ गया, है ना। ऐसे इसके अलोंग बेटा जो वेक्टर आया अपना वो i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप आ गया इसके अलोंग। ठीक है, अब ये इधर वाला वेक्टर की बात चल रही है दोस्तों, है ना। वो वाला वेक्टर कितना आ जाएगा, 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, ये समझ में आया। अब जब हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे ना, तो हमें हर एक के पोजीशन वेक्टर चाहिए होंगे, ए वर्टेक्स का, बी वर्टेक्स का, सी वर्टेक्स का। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या फर्क पड़ता है कि ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर क्या है। अगर मान लो मैंने किसी एक का सपोज ओरिजिन ले लिया, सपोज ए का ही ले लिया, तो आप ये देख सकते हो बहुत आराम से बेटा, क्या देख सकते हो सर, कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ए 0 मान लिया, नल वेक्टर मान लिया, ठीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ती ना। अब मैंने क्या बताया था आपको बेटा, एरिया अंडर द कर्व में बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो या आप इसकी लेंथ यहाँ पे लेके जाके मेजर कर रहे हो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे किसी भी एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले जाके रख देते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। मान लो हमने इसी को ही रख दिया ओरिजिन पे ना, ए को, तो आप देखिएगा इसके पोजीशन वेक्टर चलो मैंने बी बोल दिया, इसके पोजीशन वेक्टर मैंने बेटा सी बोल दिया, तो आप देख सकते हो कि बी वेक्टर माइनस नल वेक्टर इज इक्वल टू ए, तो बी वेक्टर बेटा यही हो जाएगा अपना। ऐसे ही सी वेक्टर माइनस नल वेक्टर, तो सी वेक्टर बेटा यही हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो इसका देखो आप सी वेक्टर, वैसे तो देखो हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, बात खत्म। तो हमारे पास जी वेक्टर जो सेंट्रोइड होगा उसका पोजीशन वेक्टर बेटा कितना आ जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, है ना, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड बेटा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो वो आप देखिएगा दिस बाई 3, तो 2i और प्लस 3 मिला कितना हो गया, 5/3 आई कैप, तो ये हो गया। देन अगर आप देखें माइनस जे और माइनस का 5, तो माइनस का 5j/3 इधर से भी आ गया। ऐसे आप के साथ देखिएगा तो माइनस का बेटा कितना 5k कैप और बाई 3 यहाँ से आ गया। तो ये हमारा बेटा पोजीशन वेक्टर बन गया किसका, सेंट्रोइड का। अब जैसे इन्होंने बोला है कि भैया हम एक एक चीजें निकालेंगे, ए जी निकालेंगे, है ना। तो ए जी वैक्टर कैसे निकालोगे भाई, सिंपल, जब भी कभी किसी वेक्टर लिखना तो फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखना होता है। तो इसके पोजीशन वेक्टर में से आप क्या करोगे, ए का घटा दोगे, और ये तो खुद ही नल है तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपली यही आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, ये ही आ जाएगा, राइट है। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी करना है दोस्तों, तो आप देखिए इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सिंपली देखो 5/3 तो बाहर आता हुआ दिख रहा है और इवन उसका स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद जो अंदर वेक्टर बनेगा ना, आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप बनेगा, उसका अगर आप स्क्वायर रूट करो मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, और उसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये सिंपली इतना बन जाएगा, सही है ना। दूसरी वाली बात कर लेते हैं, मतलब दूसरी वाली, अगला कौन सा है, बीजी। तो देखो भाई बीजी का आप निकालिएगा तो बी का पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ये 5/3 में से इसका आई वाला घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, सही ना। जी का पोजीशन वेक्टर में से ए का निकाल बी का निकालोगे, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों कितना है, माइनस का माइनस के 5/3 में से जे का पोजीशन सॉरी बी का जे वाला घटाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो जे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5/3 में से, है ना, चलो माइनस अंदर ही रखते हैं, ठीक है, माइनस के 5/3 में इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये के कैप बनेगा। मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो देखो कैलकुलेशन तो है ना, इससे तो आप नहीं बच सकते, बट आपको ये पता होता है कि करना क्या है, आप करते रहोगे चीजें तो होती रहेगी। अब जैसे यहाँ देखोगे तो 3×2=6 हो गया, माइनस का 1/3 हो गया, ठीक है, तो -1/3 आई कैप हो गया दोस्तों। यहाँ से देखोगे तो माइनस का 2/3 जे कैप हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो माइनस का 8/3 के कैप हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो देखो ये माइनस माइनस तो किसी काम के है नहीं वो निकाल के फेंक दो। उसके बाद हर एक का आप स्क्वायर करिएगा तो 1/9 आएगा और ये कितना आएगा 4/9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 64/9 आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर तो है ही तो कट जाएगा स्क्वायर रूट, और नीचे बेटा कितना आ गया 9, तो ये आ गया कितना
69 आ गया भैया ऊपर, है ना। तो 69 तो ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास दोस्तों ये आ गया, ठीक। 9 तो ये आ गया। अच्छा ये वैसे कितना आ रहा था अगर अपन देखें तो 25/9, तो 25/3 आप मान सकते हो उसको। ऐसे ही यहाँ से देखोगे तो ये भी कट जाएगा 3 और ये आ गया 23, तो ये आ गया 23/3 आ जाएगा। नेक्स्ट सी जी स्क्वायर, तो देखो भाई सी जी निकालते हैं, ठीक है ना। सी जी के इसका स्क्वायर निकालेंगे अपन। तो देखो भाई सी जी में भी सेम ही काम करना है आपको। सी का पोजीशन वेक्टर ये पड़ा, तो आप क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, 5/3 में से 3 घटाएंगे, है ना। तो 5/3 -3, तो बेटा एलसीएम लोगों नीचे 3 आ गया, तो 5 - 9 माइनस का 4/3, तो थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे अपन। माइनस का 4/3 आई कैप आ गया। ऐसे ही माइनस का 5/3 में से बेटा ये घटाओगे तो -5/3 प्लस 4 होगा, तो 4×3 12 में से बेटा 5 निकलेगा तो 7 आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 7/3 जे कैप आ जाएगा, ठीक है। -5/3 में से फिर से अगेन यही करूंगा, तो 4×3 12 में से 5 7, तो यही आ जाएगा 7/3 जे कैप आ जाएगा और ये के कैप आ जाएगा। और इसके मैग्नीट्यूड का बेटा हमें स्क्वायर कर देना है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा 16/9 और ये आ जाएगा कितना 49/9 और इधर से भी ये आएगा तो इंटू 2। तो आप देखिएगा एलसीएम तो 9 हो ही गया, और देखो ये 50 होता तो 100 हो जाता, बट 98 बनेगा, तो 98 और ये 16, तो 8 और 14 के 4, हाँ 16 की 1, तो ये बेटा कितना बन गया 114, तो 1 ये बन गया, ठीक है भाई। और ये भी 3 से शायद डिवाइड तो हो ही जा रहा है ना, तो 3×3 = 9 और 3×3 = 9 और 3×8 = 24, 38/3। तो फाइनली हमें जो रिपोर्ट करना है इन सब का जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई, तो आप इनको ऐड कीजिए, 38/3 हो गया, और उधर से कितना आया था 23 आया था बेटा, और इधर से कितना आया था 25 आया था, और नीचे एक क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 × 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 3 और 2 5 और 3 8, 86, तो 86 इंटू ये कर लोगे आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं है? देखो भाई ये कैलकुलेशन तो रहती ही है ना, बट आप ये मान के चले, ठीक है, कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा फाइनली, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भैया क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में बोला गया ईच ऑफ द एंगल, है ना, बीटा एंड गामा दैट गिवन लाइन मेक विद पॉजिटिव y एक्सिस एंड पॉजिटिव z एक्सिस रेस्पेक्टिवली इज हाफ ऑफ द एंगल दैट दिस लाइन मेक। तो देखो सीधी सीधी बात है ना। आपने डीसीज एंड डीआर पढ़े होंगे, तो उसी की बात ये कर रहा है। तो देखो भाई हमारे पास डीसीज की बात करें, है ना, जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, याद है आपको कितना होता है, ये 1 के बराबर आते हैं, है ना। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है बनाता है। यहाँ पे बीटा और गामा बेटा हमारे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल है, अल्फा जो हमारा एंगल है बेटा वो हमारा किससे रहेगा, वो एक्स एक्सिस से एंगल रहेगा, कुछ इस तरीके से बनता है। आप आगे की चीजें देखें, आगे बोला है कि ये सब हो गया, ठीक है, इज हाफ ऑफ द एंगल दैट लाइन मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो ये जो बीटा और गामा है वो इसका आधा आधा है, ठीक है, ये भी है और ऐसे ही मतलब ये भी बराबर ही हो जाएगा और ये आ जाएगा। देखो ये तो बोला है ईच ऑफ एंगल, ठीक है, इज हाफ ऑफ द एंगल दिस लाइन मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका हाफ है। तो अल्टीमेटली ये सीन चल रहा है ना। अब आगे देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बेटा खुलेआम कि ये जो चीज है ना ये दोनों तो बराबर ही हो गया, ठीक है। और इवन अगर अपन देखें, सॉरी ऐसे लिखो आप इसको, गामा और बीटा दोनों बराबर है अल्फा/2 के, तो आपके पास देखो पूरी की पूरी इक्वेशन अल्फा में आ जाएगी, है ना। ये बेटा कितना बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा/2, कॉस स्क्वायर अल्फा/2, तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा/2 और उस -1 को भी इधर लेके आ गए। अब आप देख सकते हो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद है, आप वो लग जाएगा, है ना, 2 cos स्क्वायर अल्फा/2 -1, तो ये सिंपली कितना बनेगा cos अल्फा बनेगा। और ये बेटा cos स्क्वायर अल्फा बराबर 0 आ रहा है, यहाँ से आप cos ऑफ अल्फा कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से cos अल्फा प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, एक तो देखो cos अल्फा 0 होगा तो π/2 आ गया, और cos तुम्हारा अल्फा -1 होगा तो उस हिसाब से पाई आ जाएगा, तो दो वैल्यू यहाँ से बनी। फिर आगे इन्होंने बोला है देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है, तो बीटा की जितनी पॉसिबल वैल्यू, बीटा बराबर कितना हो गया अल्फा/2, तो अल्फा की जो मतलब अल्फा की दो वैल्यू आ रही ना, तो एक तो π/4 पॉसिबल होगी
बीटा की और एक पाई बाई 2 पॉसिबल हो जाएगी। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बेटा हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 बनेगा। ठीक है, तो 3 पाई बाई 4 आंसर में है, बिल्कुल डी आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो दो चीजें थी, एक तो डायरेक्शन कोसाइंस रहती है और एक डायरेक्शन रेशियोज रहते हैं ना। तो डायरेक्शन कोसाइन तो बेटा ये इनका स्क्वायर करोगे आप, ऐड करोगे तो ये 1 बनता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल दे दिए, मतलब वर्टिसेस के जो पोजीशन वेक्टर है ट्रायंगल के वो हमें दे दी, अच्छी बात है। लेट एल डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ना, ये हमारा बेटा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। यहाँ पे ए के जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो पोजीशन वेक्टर लाइक के वही उसके कोऑर्डिनेट ही दे दिए, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड जेड वाला 3 हो जाएगा। ऐसे ही बी जो है हमें दे दिया 2,2,3 दे दिया, और सी का बेटा हमें दे दिया कितना -1,1,3 दे दिया। आगे बोला है एल डिनोट द लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी, जो कि एंगल बी ए सी का है। तो बी ए सी मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, है ना। तो इसने डी पे यहाँ पे कट करा होगा। तो हमसे बेटा लेंथ पूछी है एडी एंगल बाइसेक्टर की। इस तरह के सवाल पूछता रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो हमें 2l² रिपोर्ट करना है। देखो सिंपल है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, वहां पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि कोई भी जो एंगल बाइसेक्टर है, ऑफ कोर्स ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल, उसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को ना एडजेसेंट रेशियोज में डिवाइड करता है ना। तो भैया ये जो है अपनी साइड है ए बी, ठीक है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी इज टू ए सी के रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ अगर मैं ए बी की लेंथ बेटा निकालता हूँ तो वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से ये घटाया तो 0 हो गया, 2 में से ये घटाया तो 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। फिर देखो 3 में से 3 घटाया, निकल लिया, तो ये बेटा सिंपल कितना आ गया, ये 5 आ गया। ऐसे ही इसकी लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 में से चलो ये घटा दिया तो कितना आया, 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया, 9 हो गया। फिर -3 में से बेटा ये घटाया तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 3 में से 3 घटाया तो ये देखो 25, ये भी 5 आ गया, ये तो और ही बढ़िया हो गया, है ना। ये दोनों कितना आ गया, 5 5 आ गया, है ना। तो 1:1 का रेशियो होगा, 5:5 5, मतलब वही काटने के बाद 1:1। तो आप देखिए कि मिड पॉइंट ही तो है ये, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप फटाफट से निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा भैया, है ना, x1 + x2/2 दैट इज 1/2। ऐसे ही 2 + 1 3/2 आ जाएगा दोस्तों, और 3 + 3/2 मतलब 3। ठीक है, तो आपको अगर L चाहिए तो भाई आपके पास D के कोऑर्डिनेट भी हैं, A के भी हैं, तो आप L² क्या 2l² जो निकालना निकाल दीजिए। देखिए भाई कितना आएगा, 2 में से हाफ हटाया, 2 में से आधा गया, तो बेटा कितना 1.5 बचेगा, 1.5 का स्क्वायर 9/4। समझ में आया, प्लस उसके बाद देखिए -3 में से ये -3/2 निकाल दिया, ठीक है ना। -3 में से -3/2 निकालेंगे तो आप देख सकते हो कितना आ जाएगा, माइनस का 9/2 आ जाएगा, तो 81/4 ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद 3 में से 3 तो ये तो निकल ही लिया। तो कहानी बस इतनी सी अपनी है, स्क्वायर हो ही रहा है तो कोई लोड नहीं है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 + 81/2 आ जाएगा, जो मिलजुल के बेटा कितना बनेगा, 90 बनेगा, और 90/2 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, है ना। तो 45 इसका रिपोर्ट करना होगा, आंसर डी। समझ में आया? इस तरह के खूब सवाल आए हैं बेटा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली देखो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो पकड़ते हुए चलिए। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्करों में पड़ोगे तो भैया जो मिलना है वो भी, उससे भी हाथ धो बैठोगे। तो बेहतर है कि जैसे हमें अभी एक छोटी सी बात पता चली कि भैया ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, जैसे अगर ये वाला भी आएगा तो भाई ये किस रेशियो में बांटेगा, ऑफ कोर्स बी ए, और इधर वाला एडजेसेंट वाले साइड के रेशियो में बांटेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन में भी आपको बताया जाता है, एंड आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में भी बताया जाता है। हालांकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप सिलेबस का हिस्सा नहीं है ना, बट वहाँ पे भी ये सब बातें हुआ करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। अच्छा ये अलग सवाल है ना। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये देखो पोजीशन वेक्टर हमें दे दिए है ना, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक दे। लेट L1 L2 L3 बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ऑन द साइड ए बी बी सी सी ए रेस्पेक्टिवली। तो L1² + L2² + L3² की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो आप समझो जरा ध्यान से, देखो ऑर्थो सेंटर निकालना, ठीक है,
इतना आसान होता नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? खासकर अगर हम वेक्टर की बात करें तो, है ना? आसान इन द सेंस बहुत ही कैलकुलेशन और ये सब होता है। तो जब भी कभी आपको सिखाया गया होगा कि बेटा जब भी आपके पास स्पेशल पॉइंट की बात हो, है ना, ऑर्थो सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, लाइक कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो, तो पहले हमारे कर्तव्य बनता है कि हम उस ट्रायंगल को पहचान लें कि वो ट्रायंगल कैसा है। तो मोस्ट प्रोबेबली या तो देखो ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जा रहा होगा, है ना, या फिर बेटा वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा होगा। समझ रहे हो बात को? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। जैसे आप मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया, किसी ने पूछा ऑर्थो सेंटर बताओ, मैंने बोला कि सेंट्रोइड ही उसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो सेंट्रोइड निकाल के फटाफट से जवाब मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अब जैसे मान लो कभी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, है ना, तो हमें पता है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है बेटा वो यही बनता है ना, जो अपना 90 डिग्री जहाँ बन रहा है, तो बात ही खत्म हो गई। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि ऑर्थो सेंटर देखो, और कोई मजदूरी नहीं कराने आया आप, आपकी बुद्धि का चेकअप होने वाला है ना, जेई का एग्जाम लिखते हो, आईक्यू चेक हो रहा है आपसे, कितना मेहनत कर लेते हो, है ना, कितनी, ये सब बातों से कोई सरोकार नहीं है ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले चेक करें कि वो ट्रायंगल है तो है कैसा। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या किया, देखो हमारे पास में एक ए है, एक बी है और एक बेटा ये सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 2 2 1 और बी का दे रखा है कितना 1 2 2। सी का बात करिएगा तो वो आ जाएगा 2 1 2। समझ रहे हो आप बात को? इस तरीके से बन गया, ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया। नाउ अब हमने क्या बोला दोस्तों, हमने यहाँ पे सिंपल बोला कि हमें इसका चेक कर लेते हैं कि भाई ए बी की लेंथ कितनी आ रही है। तो देखो भाई कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 2 में से गया तो 1 आ गया, फिर देखो 2 में से 2 निकल लिया तो ये आ गया 1। तो ये सिंपली कितना आ गया बेटा, √2 आ गया। ऐसे ही यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आप देखोगे ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो ये भी √2 आ गया। इधर से इधर देखोगे तो ये आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, है ना, तो ये सिंपली कितना आ गया √2 आ गया। तो ये सिंपली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब ये बड़ा चढ़ा के जो नाटक कर रहे हैं कि भाई ऑर्थो सेंटर से फलाना निमा का, तो ऑर्थो सेंटर नहीं, वो सरकम सेंटर वगैरह सब कुछ सेम ही हो गया उसका। तो सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब कुछ सेम ही हो गया। तो हमें दोस्तों करना क्या है यहाँ पे हमें सिंपली जो इसका सेंट्रोइड आएगा वो निकाल लेता हूँ। तो वो कितना आ जाएगा, देखिए भाई 2 + 1 3 + 2 5, तो ये आ गया बेटा 5/3। उसके बाद 1 2 3 और 2 5, तो ये भी कितना आ गया 5/3 और 2 1 2, ये भी कितना आ गया 5। लो ये भी बढ़िया है, 5 5 5 और नीचे 3 3 3 चल रहा है। अब आगे देखो क्या करके क्या पूछा है, इन्होंने पूछा L1 L2 L3 विद द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ऑन दिस साइड AB। मतलब ये बोल रहा है कि भाई देखो AB पे जो आपने लेंथ गिराई ये L1 है, ऐसे ये परपेंडिकुलर जो लेंथ अपन निकाल रहे हैं दोस्तों ये हमारी क्या है L2 है, और ये हमारी बेटा कितनी है L3 है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई ये सब है। आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा अब तक कि अगर ये सब कुछ सिमेट्रिक है तो ये लेंथ भी बराबर ही होंगी, है ना। तो सीधी सीधी बात है, कोई भी एक लेंथ आप निकाल लीजिए, 3 टाइम्स ऑफ L1² बनेगा, है ना। अब जैसे L1 की बात करें तो कोई भी हमें लेंथ निकालनी है, तो देखो भाई कैसे निकालोगे आप, मल्टीपल तरीके हैं आपके पास करने के लिए, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके पास अब ये है ही सही, है ना। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो कि लेट्स सपोज आपने सपोज ये वाला पूरा कर दिया, है ना, तो आप जानते हो कि ये 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो आपको ये वाली अगर पूरी लेंथ निकल जाए ये वाली, है ना, और ये पूरी लेंथ बेटा क्या हो गया मीडियन की, है ना। अच्छा जैसा कि आपको पता है कि ये √2 सेम ही आ रहा है, तो ये इक्वल में बांटेगा, है ना, इक्वल में बांटेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज एडी निकाल लेते हैं, है ना। एडी निकाल के फिर उसका 1/3 कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। मल्टीपल तरीके में बता रहा हूँ आपको, है ना, जो भी आपके दिमाग में बैठे पहले आप उससे कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो डी तो मिड पॉइंट बनेगा, है ना, तो 3/2 आ जाएगा ये दोस्तों। और ये अगेन 3/2, ये भी 3, सॉरी ये 2 + 2 4, 4 का मतलब हो गया आधा 2। ठीक है भाई, इस तरीके से बन गया। तो आप एडी की लेंथ निकाल सकते हो। तो देखिए भाई एडी की लेंथ कितना आ जाएगा, तो एडी का लेंथ बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2 में से ये गया तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 2 में से ये गया तो अगेन 1/4, प्लस 1 में से ये गया तो 1 आ गया सिंपली। तो ये √3/2 बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। समझ में आया? अब जैसे मैंने बोला कि जो L3 होगा, है ना, सब बराबर ही है, तो आप इसको चाहे तो 3 टाइम्स ऑफ L3 का स्क्वायर लिख दो। तो देखिए भाई L3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ, है ना। अच्छा ये जो होगा AG वो 2/3 होगा। आपको पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो वर्टेक्स से साइड तक 2:1 के रेशियो में काटता है।
तो ये 1/3 ऑफ इसकी लेंथ का बनेगा, जो कि √3/√2 हो जाएगा सिंपली। तो ये बनेगा बेटा 1/√6, है ना, यहाँ से ये काटोगे ना तो ये √6 आ जाएगा, सॉरी √3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होकर √6 बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। अब हमसे जो बोला गया है बेटा, वो बोला गया 3 इंटू 1/6, तो ये हाफ आ जाएगा, है ना। तो हाफ अपन को रिपोर्ट करना होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। क्लियर है भाई, समझ में आया कुछ, है ना। कैसे करेंगे सवाल, कुछ समझ में आ रहा है तो। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन में भी काइंड ऑफ फेमस क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं, कि जो स्पेशल पॉइंट है ट्राइंगल के, उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का बेटा थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? चलो इस वाले क्वेश्चन को करो यार, है ना। करिए भाई, 1 मिनट का समय है आपके पास में। कर रहे हो क्या? अरे कोई तो आंसर करिए, करो बेटा। आप लोगों को कोई एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? चलो, तो बोला गया है P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, R एक पॉइंट है ना, विद द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो आप देखो, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं ना, तो कोई भी ट्रायंगल हमने बना दी दोस्तों, और इसके PQ और ये R हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट है अपने पास 3 2 2 है, और इसका बेटा कोऑर्डिनेट है 4 6 2 दे रखा है, और इसका दे रखा है कितना, 7 3 2 दे रखा है, ठीक है। आगे बोला है देन द एंगल QPR ये एंगल आपको बताना है। तो सिंपल आप क्या करिएगा, ये एंगल निकालने के लिए देखो, अब डॉट प्रोडक्ट वाली चीजों को थोड़ा सा मार्केट में लेके आते हैं, है ना। जैसे दो वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा, A.B से अपन देते हैं, और वो हम लिखते हैं क्या, मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो वो आता है कितना, A क्रॉस B, है ना। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A और इंटू साइन थीटा, इनके बीच के एंगल का साइन। और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कुछ एन कैप आएगा, और ये एन कैप की डायरेक्शन आप समझते हो कि A और B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि A क्रॉस B आप करोगे तो ये थंब की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर दिखाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालना हो, तो आप समझ सकते हो कि भाई अगर मैं ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, और उनका मैग्नीट्यूड भी पता ही होगा, तो मैं बीच में कॉस थीटा निकाल सकता हूँ बहुत आराम से। तो जब भी कभी एंगल वेंगल निकालने की बात आए, तो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि हम डॉट प्रोडक्ट से ही जाए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि पी क्यू वैक्टर निकाल लेता हूँ, है ना। तो पी क्यू वैक्टर बेटा कितना आ जाएगा, देखिए आप, दिस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो आई कैप आ गया, प्लस 6 माइनस ये करूंगा तो 4 जे कैप आ गया, फिर 2 माइनस 2 करूंगा तो निकल लिया बस, है ना। ऐसे ही बेटा पी आर वैक्टर निकाल लेता हूँ, तो पी आर वैक्टर कितना आएगा दोस्तों, ये देखिए, -7 है क्या, ये 7 है, 7 है ना। तो 7 में से 3 गया तो 4 आई कैप आ गया दोस्तों, 3 में से ये गया तो एक जे कैप आ गया, और ये सिंपली इतना आ गया। समझ गया आप बात को? तो ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट बड़े आराम से निकल जाएगा। तो देखिए भाई, हमारे को जो कॉस ऑफ ए एंगल चाहिए, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज 4 प्लस, सॉरी 4 तो इधर हो गया, हाँ, और 4 इधर आ गया, सही है ना। अरे देख लिया आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4, इसको इससे किया 4, तो 4 4 ये आ गया, और ये हमारे पास कितना बनेगा, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड 16 16 और ये 17 हो जाएगा। ऐसे ही उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 16 और एक 17, तो ये आ गया 8/17, 8/17। तो ए जो एंगल आएगा दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 8/17, इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है। आगे बस हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले में बोला गया है, इफ द पॉइंट P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द सर्कमसेंटर एंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन PA प्लस PB प्लस PC की वैल्यू क्या आएगी, वो हमें बतानी है।
तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखिएगा, सरकम सेंटर ऑर्थो, पहले तो एक कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये स्ट्रेट लाइन में बताया होगा आपको, है ना, और मैंने याद रखने के लिए, अगर नहीं याद रहता तो आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले सी आया, ठीक है, फिर कौन आया बेटा, ओ आया, और फिर कौन आया, एच आया। मतलब अल्फाबेटिकली अगर अपन देखें तो पहले ऐसे ही चलता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, है ना, सॉरी ये ओ कहाँ से आ गया, जी आया और ये एच आया, ठीक है। और इवन आप ऑर्थो सेंटर भी लिखने चाहते हो तो वो लिख लो, जैसा भी आप चाहो, ठीक। सी फॉर क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया, है ना, और जी फॉर क्या हो गया, सेंट्रोइड हो गया, और ओ फॉर ऑर्थो सेंटर हो गया, या फिर एच लिखना है आप लिख लो, क्योंकि उसमें भी देखोगे आप याद रखने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ आगे ही आते हैं ना, चाहे आप एच लेके कर लो, बस ये याद रखने के लिए बता रहे हैं ना। और 1:2 के रेशियो में बांटता है, तो 1 पहले आता है 2 बाद में आता है। मतलब जनरली अपन क्या होता है, सेंट्रोइड को तो जी से मान ही रहे होते हैं ना, उसके बाद सरकम सेंटर और ये ऑर्थो सेंटर के लिए बस ऐसा ही कुछ भी मान लेते हैं अपन जनरली, है ना। कभी कभी ऑर्थो सेंटर को मोस्ट प्रोबेबली एच से ही मानते हैं, तो आपके जहन में भी एच ही चलता होगा। उसके बाद जो सरकम सेंटर है, कोई कोई ओ से मान लेता है, मैं बोलूँ ओ से छोड़ो, क्योंकि वो ओरिजिन से गड़बड़ कराता है ना, उसको सरकम सेंटर सी से ही माना करो आप आगे से। तो आपको देखो एबीसीडी में पढ़ोगे ना, सरकम सेंटर पहले आया, फिर सेंट्रोइड आया जी, देन फिर ऑर्थो सेंटर आया, है ना, या एच से मानना है तो जो भी मानना है, और 1 पहले आया 2 बाद में आया। तो अब ये याद रहेगा आपको जीवन भर कि भाई सेंट्रोइड जो होगा वो 1:2 के रेशियो में बांटता है, तो 2 इंटू सरकम सेंटर प्लस 1 इंटू ऑर्थो सेंटर, और नीचे बेटा कितना आ जाएगा 3, ये चलता है इनके बीच में रिलेशन, है ना। अब आप देखिएगा, अब जैसे इन्होंने बोला है कि पी एंड क्यू आर द रेस्पेक्टिव सरकम सेंटर, तो ये आज अभी के लिए पी बना है, और और ये बेटा जो है वो अपना क्यू बना है, पी जो है सरकम सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर बेटा हमारे पास क्यू बना है। तो जो सरकम जी आएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2p प्लस का क्यू डिवाइड बाई 3, ये बनेगा। अब देखते हैं ये क्या करने वाले हैं, सुनना ध्यान से, ये ठीक है। अब सर्कल में हो गया, और ट्रायंगल ये, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी अपन को निकालना है। तो देखिए अपन ध्यान से एक काम कर लेते हैं, बार बार पी बहुत जगह यूज हो रहा है, तो क्यों ना अपन एक काम करें कि पी को ही, है ना, अपन मान लेते हैं कि क्या, पी का जो पोजीशन वेक्टर दैट इज ओ। तो अगर आप देखें, और ए का ए मान लिया, मतलब कैपिटल ए का जो है वो अपन ने स्मॉल ए मान लिया, ऐसे ही सोई सोई, तो ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपको यही चाहिए कि ये किसके बराबर है, और ये किसके फॉर्म में चाहिए आपको, पी और क्यू के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि आपने ए बी सी तो खुद से माने। तो दोस्तों ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला ना पी और क्यू पॉइंट है ना, तो पी और क्यू पॉइंट इन द सेंस कि भाई वो पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है। तो जी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना, अगर हमने ए बी सी मान रखे हैं तो बेटा वो निकल के आएगा ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, है ना। अब तो वेक्टर लगा लो, और नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 ये कट गया। अब ओ अपन ने पी को तो ओरिजिन मान रखा है, तो ये भी निकल लिया, है ना। तो यहाँ से सिंपली जो क्यू वेक्टर आएगा, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। तो कहने का मतलब क्या था, जो मुझे चाहिए था वो यही आ रहा है, और ये बेटा किसके बराबर आ रहा है, क्यू वेक्टर के बराबर आ रहा है। और आपको अगर लिखना चाहे तो आप इसको बहुत आराम से ऐसे लिख सकते हो बेटा, पी क्यू वेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या आएगा, क्यू का पोजीशन माइनस पी का पोजीशन, और पी का पोजीशन तो जीरो ही है, तो अल्टीमेटली क्यू का पोजीशन ही रहेगा। तो पी क्यू वेक्टर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, डी में करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कुछ। चलिए नेक्स्ट बेटा देखें, अगले सवाल में बोला गया है, लेट ए बी सी डी को क्वाड्रिलेटरल इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए सी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये जो वैल्यू है एफ ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसके बाद के को निकालना है। तो उसके लिए अपन ने सीधे सीधे कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं भाई, ठीक है ना। कोई भी हम एक क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, मान लो ऐसे ही रैंडम सा कुछ भी बना दिया, ठीक, ये बना दिया अपन ने, है ना। तो आप देख पा रहे होगे बेटा ए बी सी और ये देखो डी, ऐसा क्वाड्रेटर बनाया, एंड ई और एफ जो है वो, अच्छा एक बार डायगोनल बना दिए इसके, और इसका भी एक डायगोनल बना दिया, ए बी और सॉरी ए सी और बी डी। अब बोला है कि ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए सी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है बेटा, तो ये ई हो गया। और जो बी डी का मिड पॉइंट है बेटा, वो मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो वो एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बात है। आगे बोला गया है, सुनिए ध्यान से, आगे क्या बोल दिया इन्होंने, एंड ए बी माइनस बी सी, तो ए बी ये रहा, माइनस बी सी ये रहा,
AD बेटा ये रहा और DC हमारे पास दोस्तों ये रहा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू FE के बराबर है। तो इस तरह की ये बात कह रहा है। तो बेटा क्या कर लेते हैं अपन, सीधे सीधे चालू कर देते हैं। मान लेते हैं कि ABC के पोजीशन वेक्टर्स हैं A, B, C एंड D। जब भी कभी इस तरह का सवाल आए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर मान लो और काम चालू कर दो। तो देखो बेटा AB वेक्टर जो लिखा जाएगा क्या होगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर लिखूंगा। ऐसे ही ये आएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर आएगा, प्लस AD वेक्टर कितना आएगा, D वेक्टर माइनस A वेक्टर आएगा, माइनस का C वेक्टर माइनस का D वेक्टर बनेगा। समझ गए। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा तो B वेक्टर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आएगा, माइनस का A यहाँ से आएगा और यहाँ से भी माइनस का A आएगा, तो माइनस का 2A वेक्टर आएगा। उसके बाद माइनस का C यहाँ से आएगा, एक माइनस का C यहाँ से आएगा, तो माइनस का 2C वेक्टर आएगा। उसके बाद प्लस का B एक यहाँ से आएगा और प्लस का, अच्छा वो तो हो गया, प्लस का D यहाँ से आएगा, प्लस का D यहाँ से आएगा, प्लस का 2D वेक्टर आएगा। तो खोलने के बाद ये पता चला कि ऐसा आ रहा है। अब आप देखें यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद B प्लस D को एक साथ रख लीजिए। ऐसे ही -2 कॉमन लेने के बाद A प्लस C वेक्टर को एक साथ रख लीजिए। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो F का पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना, मान लेते हैं इसको स्मॉल f है और इसको बेटा स्मॉल e है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो e है वो आएगा कितना, A वेक्टर का मतलब A का पोजीशन वेक्टर एंड C का पोजीशन वेक्टर बाई 2 आएगा। तो A प्लस C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ E वेक्टर। समझ रहे हो। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F वेक्टर। 4 अगर बेटा आप कॉमन लेते हो तो ये बनेगा F वेक्टर माइनस E वेक्टर। तो अगेन हमने क्या लिखना सिखाया था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा EF वेक्टर ये बनेगा। समझ रहे हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल ये लिखा हुआ है। तो 4 टाइम्स ऑफ EF वेक्टर। अच्छा इन्होंने बोला है किससे कंपेयर करने को, K इंटू FE से कंपेयर करिए। अच्छा FE कर दिया ना, तो उल्टा कर दिया, तो बेटा एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये FE बन जाएगा। समझ रहे हो ना आप, देखो यहाँ से भी देख सकते हो, माइनस ऐसे बाहर लोगे तो E माइनस F बनेगा। तो फाइनल डेटा जो E वाला हो जाएगा और पहले फिर अपन कौन लिखेंगे, F को लिखेंगे, तो ये बनेगा। अब आप कंपेयर करिए इससे, समझ रहे हो बात को। अब आप कंपेयर करोगे तो K विल बी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो लास्ट में भी आते आते गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने 4 भी ऑप्शन में दे रखा है, कोई जल्दीबाजी में भगे तो गड़बड़ कर देगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बोला है 2 स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाई द रिलेशन दिस एंड दिस आर पैरेलल, ठीक है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी। तो बोला है कि भाई देखो यहाँ पे LMN है ना, इसमें 2 डिग्री बन रही है कि नहीं बन रही है, बन रही है। तो 2 लाइन की ये जो DC सॉरी DR को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, 2 निकलेंगे यहाँ से। अब जैसा कि बोला है कि वो दोनों के दोनों जो लाइन है बेटा वो कैसी लाइनें हैं, वो पैरेलल लाइन है ना। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसे इसकी मैं मानता हूँ L1 M1 N1 माना, ठीक है ना, इस तरीके से। इसका मैंने मान लिया कितना L2 M2 N2 माना, है ना, इस तरीके से। अब ये पैरेलल है ना, तो आप देखोगे कि भैया करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होगा L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास ये जो पहली इक्वेशन है, कैसे करेंगे बेटा इसको समझे। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, कितनी बनेगी n की वैल्यू, n बराबर आ जाएगा l प्लस m, वो उठा के मैं इसमें डाल दूंगा, तो ये बनेगा 3l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस c इंटू, है ना, l आ गया, c इंटू l आ गया दोस्तों, और n की जगह पे कितना आएगा, l प्लस m बराबर 0, ये बना। तो L और M में इक्वेशन आ गई और आपको C भी है, तो C की वैल्यू हमें निकालनी है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ C। तो देखो भाई ध्यान से देखना, 3L स्क्वायर यहाँ पे आ गया प्लस M स्क्वायर प्लस C इंटू L स्क्वायर प्लस CLM बराबर 0 आ गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये देखो कॉमन लेके क्या बनेगा, 3 प्लस C प्लस का CLM प्लस का M स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है कब वैसे तो अभी भी कह सकते हो कि L में क्वाड्रेटिक है, M में क्वाड्रेटिक है, बट अगर सिंगल वेरिएबल में चाहिए तो एक काम करो, M स्क्वायर से डिवाइड लगाइए ना। तो M स्क्वायर से जैसे ही आप डिवाइड लगाइएगा तो L अपॉन M का स्क्वायर इंटू 3 प्लस C बनेगा ये, और ये बेटा जब M स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे ना तो यहाँ तो ये बन गया, यहाँ पे एक M कटेगा तो L बाई M आ जाएगा ये, और यहाँ पे सिंपली 1 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करें तो L बाई M को अगर मैं T बोल दूँ, है ना, L बाई M को कितना बोल दूँ, T बोल दूँ, तो आप देख पा रहे हो कि ये T दिस T स्क्वायर प्लस CT प्लस 1 बराबर 0 लिखा है, तो सिंपली T में क्वाड्रेटिक। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अब यहाँ पे ये सब बातें होगी, लाइनें पैरेलल दे रखी हैं,
है ना। अब हम इस चीज का क्या करें, अब क्वाड्रेटिक का करें तो करें क्या, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो टी में जो क्वाड्रेटिक है बेटा, है ना, उसके दोनों रूट बराबर होंगे, इक्वल रूट होंगे। क्यों सर इक्वल रूट क्यों होंगे? इक्वल रूट इसलिए होंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो T1 और T2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो T1 और T2 दोस्तों होगा, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, L1/M1 बराबर L2/M2 होगा। और मैं आपको बता दूं कि पैरेलल लाइन में ये है, क्यों है समझना ध्यान से। जैसे हमारे पास N1 बराबर क्या लिखूंगा मैं, L1+M1 लिखूंगा। ऐसे ही N2 बराबर बेटा मैं क्या लिखूंगा, L2+M2 लिखूंगा। समझ लो, आप डिवाइड कर दीजिए इनको। जैसे N1/N2 आ रहा है ना, तो यहाँ से देखोगे ये कितना आ गया, ये बेटा सिंपली बन रहा है कितना, L1+M1/L2+M2। क्या लिखा मैंने, ये इसके बराबर लिखा। और आप बहुत अच्छे से समझते हो कि यार ये तो हम बहुत डायरेक्टली लिख सकते हैं, याद होगा ये वाली चीज कि जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 बराबर, मान लो 2/4 लिखा, दोनों हाफ है। आप चाहूँ तो इसके बराबर ये भी लिख सकता हूँ 1+2, ऊपर ऊपर वाले का सम और नीचे नीचे वाले का कंपोनेंट और डिविडेंड याद है कि नहीं याद है। तो आप देखोगे 3/6 आ गया, ये भी 1/2 ही होता है। तो ये तो कुछ वैसी सी चीज लिखी हुई है कि सर L1/L2 अगर बराबर है ना, ये अगर बराबर है तो ये तो पक्के से होगा ही इनके बराबर, तो इसको तो लेके चलने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब N1/N2 का रेशियो तो बराबर आएगा ही आएगा। मतलब अगर इतना अगर कर दो कि ये दोनों चीजें बराबर हैं तो लाइन अपनी पैरेलल हो ही जाएंगी। मैंने बोला सही बात है यार। तो फिर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देखिएगा कि हमने जो क्वाड्रेटिक बनाई वो L/M बनाई, तो M1 नीचे आ जाएगा इसके, और ये L2 उधर चला जाएगा, तो L2/M2। तो अल्टीमेटली अगर ये भी रिलेशन हमारी है, ये भी रिलेशन है, मतलब कि n बराबर L+M गिवन है, तो आप देख सकते हो कि फाइनली हम देख सकते हैं भैया दो लाइन अगर पैरेलल होने के लिए सिर्फ बस इतना करना है आपको कि उनका ये जो L1/L2 बराबर M1/M2, मतलब आपको थर्ड वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। कब? जब n बराबर L+M है। समझ में आया ये चीज है। अच्छा ऐसा नहीं है कि थर्ड वाले के लिए हो, ऐसा हो सकता है कि L बराबर अगर L बराबर M+N है तो आपको पहला वाला देखने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे वाले को रेशियो बराबर कर सकते हो, तो वो डिपेंडिंग उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ रहे हो आप बात को। तो अब आपने देखा कि वो चीज बराबर करनी है, मतलब यही तो करना है कि भाई इसके दोनों के दोनों रूट इक्वल है, तो बस इसका डिस्क्रिमिनेंट बेटा 0 कर दीजिए आप, वहां से अपना काम हो जाएगा। तो वो कितना आएगा, B² माइनस का 4 इंटू एक ही जगह पे कितना बेटा 3+C है। समझ रहे हो आप, B² माइनस का 4 इंटू A/C, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो C² माइनस का 4C माइनस का 12 बराबर 0 आ गया। यहाँ से अगर मैं फैक्टर करूँ इसके, तो देख पा रहे हो मेरे ख्याल से आप, मल्टीप्लाई करें 12 घटाएं तो 4 आए, तो 6 दूनी 12, तो C-6 आ गया एक फैक्टर, और दूसरा बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, C+2 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। समझ गए, समझ गए क्या। तो C बराबर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी ना, तो C बराबर 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बेटा करेक्ट बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। अगले में अब अगेन इससे पहले भी अपना ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन ये सब तो आ ही चुका है ना। जैसे अपन ने एक सवाल में इस्तेमाल करा ही था, तो आप चाहें तो इसको उधर शिफ्ट मार सकते हैं, बट अगेन चलो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बी है हमारा। इसमें हम क्या बात करेंगे मोटा मोटा, देखिए भाई, डॉट, प्रोजेक्शन, क्रॉस और कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सुनिए जरा ध्यान से। चलो पहले अपन देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना, मोटा मोटा। और रही बात प्रोजेक्शन की, ठीक है ना, प्रोजेक्शन की बेटा हम बात करें तो समझना ध्यान से। ये क्या बोलेगा आपको कि इस वेक्टर का सर, ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन ले लीजिए। मान लो ये बी वेक्टर है, तो आपसे बोलेगा कि ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन ले लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि ए वेक्टर तो फ्री है, तो आप ले जाके किसी भी एक वेक्टर को इसके साथ सेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ बोलूँ ये देखिए, इस वाले वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो आप क्या देखिएगा कि सर ये बी वेक्टर है, मैंने कहा हाँ है बी वेक्टर है, तो इसका प्रोजेक्शन आपको लेना है। तो प्रोजेक्शन मतलब किसका लेना है, ए का लेना है ना बी पे, तो ये प्रोजेक्शन आएगा, मतलब ये तो हमारी बेटा लेंथ आ जाएगी प्रोजेक्शन की। ठीक है, अब इसमें बहुत बार दो तीन तरह की बातें करता है कि जो प्रोजेक्शन के अलोंग वेक्टर है वो भी बता दीजिए। बोलता है कि प्रोजेक्शन के पैरेलल और प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर वेक्टर बता दीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे चलो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान ले ये सपोज इसका क्या बोले, ए बोल देते हैं, और ये ए बी प्रोजेक्शन आ गया, चलो इसको सी बोल दीजिए। तो ये किस तरीके से ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो पहले तो हम बोलते हैं भैया लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर,
है ना, या आप ऐसे बोल दो कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे कैसे बोलेंगे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, क्या आएगा, सिंपली देखिए भाई ध्यान से, अगर इसके बीच का मान लो एंगल थीटा है तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ए इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा आएगा दोस्तों। बट अगेन कॉस थीटा को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, अभी भी बताया था, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, इन दोनों के का डॉट, है ना, किन दोनों का, इन दोनों के बीच का है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा और नीचे इन्हीं के मैग्नीट्यूड से अपन ये कर देंगे। तो अब देखो इनको जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो मॉड ए कट जाएगा, तो ये सिंपली ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी हो जाएगा। तो इसको देखो ऐसे याद रखते हैं अपन कि किसी वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन लेना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, है ना, तो आप क्या करिएगा, उसका डॉट तो कर ही दीजिए, वो तो ऊपर आने ही वाला है, उसमें तो कोई हेरा फेरी है ही नहीं कि भैया ये करूँ वो करूँ, है ना, उन दोनों का डॉट करो, नीचे जिस पर प्रोजेक्शन लेते हो उसके मैग्नीट्यूड से हमेशा आपको क्या करना होगा दोस्तों, डिवाइड करना होगा, ये ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट इसमें जो चीज हमारी दोस्तों काम की बनती है वो क्या है, सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि इसके अलोंग वेक्टर निकालना, तो आपको क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना आपको, तो अगर मान लो आपको वेक्टर चाहिए, ऐसे लिख लो आप, वी पैरेलल का मतलब हो गया प्रोजेक्शन के पैरेलल वेक्टर चाहिए, है ना, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, सिंपली ए वी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड मतलब प्रोजेक्शन तो आ ही जाएगा, तो ये तो लेंथ आ गई, और डायरेक्शन हम देने के लिए बी कैप से दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलोंग तो कोई भी वेक्टर लिख दो आप, तो बी कैप लिख दो, तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ऐसा, तो ये तो हमने बेटा क्या करी, लेंथ बताई है उसकी प्रोजेक्शन की, क्लियर है। अब डायरेक्शन और देनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या बोला, बी कैप दे देते हैं, है ना, बी कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और डायरेक्शन मिल चुकी है, तो बी पैरेलल हमारे यहाँ आ जाएगा। बहुत बार कोई कोई बेटा इस तरीके से भी लिख लेता है इसको, तो आप जैसा चाहे वैसे याद रखो, मैं तो बोलूंगा कि भाई मैग्नीट्यूड निकल रहा है ना, ठीक है, प्रोजेक्शन की लेंथ निकल आई, उसके बाद सिंपली आप जिसके अलग निकाला है उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दियो, ऐसे याद रखोगे ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लिखने को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा लिख लो, और बी कैप हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, बी कैप हो जाएगा कि बी वेक्टर, है ना, डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी लिखा जा सकता है, जैसी भी आपकी इच्छा करे वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉरी यहाँ पे तो एक मिनट, नीचे मैग्नीट्यूड आएगा ना, बी आएगा बेटा, बी के अलोंग लिया ना आपने, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, तो ये तो ऊपर चल ही रहा है, इसको आपने लिख दीजिए कितना, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, और एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक, अब रही बात हमें पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो पैरेलल वेक्टर कैसे निकालोगे, अगेन अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि क्लोज लूप बना लो आप, जैसे ये तो मैं दिख ही रहा है कि इसका अलोंग ए वेक्टर है, इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, अभी अभी जो निकाला ए बी वेक्टर वो, और ये बी सी वेक्टर, तो देखो भाई ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो एक डायरेक्शन से ऐसे ऐसे दो वेक्टर चलाए और ये वाला, तो समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर ये और ये ऐसे बराबर हो जाएगा, ठीक है, इनका सब, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर बेटा बराबर कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, एंड ऑफ कोर्स बी सी वेक्टर जो है ना वही परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो v परपेंडिकुलर हमने निकाला, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर में से आप ए बी वेक्टर को माइनस कर दो, एंड ए बी वेक्टर क्या है, ए डॉट बी, और नीचे कितना है भैया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी कैप, बस खत्म, ही निकला है बी परपेंडिकुलर। तो भैया इस पे सवाल आते हैं, आप देखोगे अभी हम करेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो ये सब चीजें हमें मैं बोलूंगा कि यार याद रखें आप लोग, है ना, ठीक है, ये तीन चीजें जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, मोटा मोटा ये है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बताना है बेटा, आप समझे, डॉट तो समझ ही गए, है ना, प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आता ही, अभी बताया था मैंने। रही बात कोलिनियर वेक्टर्स की, तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे एक वेक्टर है दोस्तों ये, है ना, लेट्स सपोज ये ए वेक्टर बोल देते हैं, एंड दूसरा वेक्टर मान लो ये है हमारा, जो कि ऑफ कोर्स इसी के पैरेलल है, ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये भी हो सकता है, देखना ध्यान से, मतलब ऐसी कोई जरूरी नहीं कि इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, है ना, बट ये है कि हाँ ऐसे भी चल सकता है बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हमारे कोलिनियर वेक्टर ही हैं, कोलिनियर वेक्टर का मतलब समझ रहे हो आप कि हम उसको
जैसे अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो सिंपल सी बात है कि हम एक काम कर सकते हैं कि ए को ऐसे लिख सकते हैं कि कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे बी में और ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी लेंथ 2 यूनिट है, ठीक है ना, और इसकी 1 यूनिट है, तो इसके केस में अगर हम बात करें, है ना, जैसे मैंने बोला इसकी लेंथ कितनी बेटा 2 यूनिट है लेंथ, है ना, और इसकी बेटा लेंथ जो है वो 1 यूनिट है। समझ रहे हो बात को? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ए वेक्टर है दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी है। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे? बोलोगे सर ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर की डायरेक्शन एकदम अपोजिट है ना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए वेक्टर जो आएगा दोस्तों, वो पहले तो मैं माइनस साइन इसलिए लगाऊंगा ताकि वो डायरेक्शन एकदम फ्लिप हो जाए, है ना, जो डायरेक्शन ए के लाऊंगा वही आ जाए। देन मुझे पता है इसकी 1 यूनिट है लेंथ और इसकी 2 यूनिट है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 2b के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बेटा कितनी होगी? माइनस का 2 होगी। समझ रहे हो बात को? तो मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई किसी भी वेक्टर को अगर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब अगर दो वेक्टर की बात करें अपन, तो अगर ए बराबर लैम्डा भी मैं लिख पा रहा हूँ तो दोनों के दोनों बेटा कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है। अगर कोई कोई बोल दे, है ना, ये वाला देखो सवाल में यूज होती है चीजें, है ना, अगर किसी ने बोला कि ए बराबर लैम्डा बी भी लिखा हुआ है एंड बोल रहे कि ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, कैसे बेटा? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो आप समझ जाइए कि कभी भी आप जिंदगी में इस तरीके से नहीं लिख सकते ए को लैम्डा बी के फॉर्म में, है ना। तो मजबूरन लैम्डा को बेटा फिर क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है ना, लैम्डा को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखें भाई, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? लेट सी बी द प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, लेट सी बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर ये, ठीक है। तो इसका इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन जो है, सॉरी, लेट द सी बी द प्रोजेक्शन, अच्छा सी जो है, अच्छा प्रोजेक्शन वेक्टर ही बता दिया उन्होंने, समझ रहे आप बात को? तो देखिए बेटा सी वेक्टर आएगा कितना समझते हैं। सी इज इक्वल टू सी विद द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो आपको भी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वाला वेक्टर की डिमांड कर रहा है वो पैरेलल टू द प्रोजेक्शन, है ना, और वही सी वेक्टर इन्होंने बता रखा है। तो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका इस पे प्रोजेक्शन। तो बेटा देखिए कैसे लिखेंगे, आई कैप और ये, तो ये आएगा सिंपली लैम्डा, और इसको 2 से तो है ही नहीं, और इधर 2 इंटू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 8 आ गया। नीचे हमारे पास क्या आएगा बेटा? जिस पर अपन प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब प्रोजेक्शन हम ले किस पर है? इस पे, तो ये आएगा 4 4 और 1 9, तो बेटा 3 आ जाएगा। सिंपल, समझ में आया? और उसके बाद किस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं? इस पे ले रहे हैं, तो इसके कैप से अपन बेटा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसको डायरेक्शन मिले अलोंग टू द प्रोजेक्शन वेक्टर। अब आप देखें हमारे पास में जो ए कैप वेक्टर है वो भी निकल जाएगा, तो बस हमारा काम हो गया। तो लैम्डा प्लस 8/3 तो ये चलता रहेगा, सही है बेटा। उसके बाद देखिए आप क्या देखोगे बताओ? उसके बाद देखो ए कैप वेक्टर कितना आएगा, तो वो आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना, और नीचे सी का मैग्नीट्यूड अभी भी निकाले तो 3 ही आएगा, है ना। तो फाइनली ये मिल गया आपको कितना? 9 आ गया इधर, है ना। कितना आ गया बेटा? 9 इधर बन गया। समझ गए आप? अब आप देख लो आप, अब आपको आगे क्या पूछा है इन्होंने? आगे पूछा ए प्लस सी बराबर का मैग्नीट्यूड 7 दे रखा है। ठीक है, ए प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 दे रखा है। ए वेक्टर आपके पास वो लिखा हुआ है और सी वेक्टर ये लिखा हुआ है। तो आप देखोगे मोटा मोटा, तो देखो सी वेक्टर भी कुछ इस तरीके से आ गया कि लैम्डा प्लस 8/9 इंटू ए वेक्टर। देख पा रहे हो आप? देख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे सी प्लस ए करूँ तो आप देखोगे कि ये बनेगा कितना? देखो ए वेक्टर तो ए वेक्टर ही है, सी वेक्टर की जगह मैं लिख दूंगा कितना? लैम्डा प्लस 8/9 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बराबर 7। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये देखो ए वेक्टर कॉमन निकलेगा और उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा? लैम्डा प्लस 8/9 प्लस 1 करेंगे एलसीएम लेके, तो 8 दूनी 16 17, तो लैम्डा प्लस 17/9 बन जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 7, ऐसे बनेगा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कितना आएगा? 3 आएगा, ये तो कितनी बार निकाल चुके हो आप। तो 3 इंटू ये करेंगे तो ये सिंपली लैम्डा प्लस 17 का मॉड बराबर कितना आ जाएगा? 7 या 21 आ जाएगा। देख पा रहे हो आप? ये 3 3 कटेगा और ये 21 बनेगा। तो लैम्डा प्लस 17 जो आएगा वो अगर प्लस साइन लेते हैं तो 21 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ तो लैम्डा प्लस 17 बराबर माइनस का 21 करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 7 और 1 8 आ जाएगी, 38 आ जाएगी। ठीक है ना, -38। तो
अच्छा लैम्डा तो पॉजिटिव है, तो लैम्डा की वैल्यू जो रिपोर्ट करनी है दोस्तों वो 4 करनी होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। समझ गए आप बात को? तो इस तरीके से बेटा काम चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें आप, आगे बोला है लेट ए बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/3, है ना। तो ए और बी दो यूनिट वेक्टर है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड भी बेटा कितना है 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी बेटा कितना है 1 है, और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज π/3। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, अच्छा इफ दिस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, तो भाई इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सिंपल सी बात है। तो आप क्या लिखिएगा बताइए, लैम्डा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का डॉट विद, है ना, 3a वेक्टर माइनस का लैम्डा b वेक्टर, और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जब मैं इसके मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपली आप, है ना, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो वैसे कर दो। तो लैम्डा इंटू 3, तो बेटा 3 लैम्डा बनेगा, और a डॉट a सिंपली मॉड ऑफ a स्क्वायर बनेगा। चलो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर इंटू a डॉट b बनेगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा कितना 6 टाइम्स ऑफ a डॉट b आ जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 इंटू लैम्डा इंटू मॉड b स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब जैसा हमें पता है कि मॉड a मॉड b सब वन ही है ना, इवन आप a डॉट b निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ π/3 बेटा जो आएगा कितना, हाफ आ जाएगा। तो a डॉट b कितना आ गया, हाफ आ गया। तो ये देखो, ये तो बनेगा सिंपली 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और प्लस का 6/2 3 आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा आ जाएगा बराबर 0। तो बस ये हो गया, है ना। तो सब कुछ उधर ले जाते हैं और 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, प्लस का लैम्डा बचेगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा बचेगा। यहाँ पे बेटा माइनस का 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो फैक्टर करोगे लैम्डा -4, और अच्छा 4 क्यों होगा यार, तो गंदी वैल्यू ही आएगी यार फिर तो। अच्छा इन्होंने पूछा ना इस इंटरवल में नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू देखिए आप यहाँ से क्या आ रही है, लैम्डा बराबर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2। तो बेटा 4 4 बाहर निकाला और काट दिया, तो 1 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा √7, है ना, 6 और 1 7। तो ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, तो 1 प्लस √7 और 1 माइनस √7 आ रहा है बेटा। 1 प्लस √7 की बेटा बात करें हम, है ना, तो देखो भाई क्या होने वाला है। तो 1 प्लस √7 अगर आप देखिएगा ना, तो ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में आएगी कि नहीं आएगी, ये ऐसे चेक कर सकते हो आप। देखो ये जो √7 है दोस्तों, वो वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ होगी, तो वो आप बोलोगे सर 2 से 3 के बीच में आएगी, क्योंकि √9 होता है 3 और √4 होता है 2। तो ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगी, और हम 1 ऐड कर देंगे, है ना, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा 3 से लेके 4 में चली जाएगी, इसके बीच आएगी। तो 3 से तो बड़ी आ गई ना ये। तो कुल मिला के बात ये है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये डजंट बिलोंग, है ना, डजंट बिलोंग टू दिस इंटरवल -1 से लेके 3। अगली चेक करते हैं 1 माइनस √7 चेक करते हैं भाई। तो इसमें भी आप देखिएगा, अभी थोड़ी देर में बताया कि √7 जो हमारा है वो 2 से 3 के बीच में है। तो माइनस √7 कहाँ से कहाँ होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, तो -3 से -2 हो जाएगा ना। अगर मैं 1 इसमें ऐड कर देता हूँ तो 1 माइनस √7 जो आएगा बेटा वो -2 से -1 में आ जाएगा। तो आप ये देखोगे कि ये जो नंबर है ना दोस्तों, दूसरा वाला, वो -1 से छोटा ही होगा, और ये हमें आगे चाहिए। तो आप समझ सकते हो दिस डजंट बिलोंग टू -1 से 3। इसका मतलब ये भी नहीं आया वो भी नहीं आया, दोनों की दोनों वैल्यू ही बाहर निकल गई। तो कुल मिला के इन्होंने जो पूछा था नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस इंटरवल, तो वो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। सी आंसर बेटा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखें। अगले सवाल में हमसे क्या बोला गया है, लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी -1 -1 2 एंड क्यू जो है 5 5 10 दे रखा है, इंटरनी इन द 1:1 रेशियो, सॉरी इन द रेशियो R:1। ओके, R पॉजिटिव दे रखा है, O इज द ओरिजिन दे रखा है, O Q डॉट OA -1/5। बेटा यहाँ पे क्रॉस कर लो आप, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, OP क्रॉस OA का स्क्वायर आएगा, है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ R इज, है ना, ये हमसे पूछा गया। तो आप एक काम करो, सबसे पहले हमने क्या किया भाई, सबसे पहले OP और OA, ठीक है। अच्छा A निकालते हैं, A निकालने के लिए अपन ने बोला कि A जो है वो R:1 में कर रहा है ना, ठीक है।
तो कोई भी अपन ने बेटा इस तरीके से एक लाइन बना दी, ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे P जो कि -1 और 2 है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा Q जो कि कितना है 5 5 और 10 है। अब देखो R:1 के रेशियो बांट रहा है, मान लो ये सपोज यहीं पे है A पॉइंट और ये R:1 का रेशियो हो गया। तो A के कोऑर्डिनेट अपन सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं बेटा, सही है ना, वो निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें देखो OP क्रॉस OA भी करना है। तो आप देखिएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा कितना 5R-1 डिवाइड बाई R+1 आ जाएगा, है ना, कॉमा जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5R-1 तो सेम ही आएगा, 5R-1 अपॉन R+1 आएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आएगा कितना 10R+2 डिवाइड बाई R+1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये एक एक कोऑर्डिनेट भी निकला है। नाउ OP तो दिख ही रहा है आपको भाई, यही बन जाएगा क्योंकि O तो ओरिजिन ही है, और OA जो है बेटा वो हमारा ऑफकोर्स यही बन जाएगा, ये भी दिख ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हम इनका क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो देखें जरा ध्यान से, OP क्रॉस OA का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर सब कुछ इधर ही निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई IJK, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया -1 और 2, समझ रहे हो ना, OP वेक्टर कितना आएगा -1 I कैप -1 J कैप, इस तरीके से। ये वाला तुम्हारे पास कितना आ रहा है 5R-1 अपॉन R+1, ऐसे ये आ गया 5R-1 अपॉन R+1, और ऐसे ही आ गया कितना 10R+2 अपॉन R+2, समझ गए। तो मोटा मोटा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए क्या आने वाला है, आई गेस इसको यार इधर लिख लेते ज्यादा बेहतर होता। ठीक है इधर ही कर लेते हैं, सही है। तो देखिए भाई क्या करने वाले हैं अपन, दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू, इसको ऐसे गया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो माइनस का कितना आ जाएगा ये 10R-2, चलो अभी बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो भाई -1 और ये नीचे तो R+2 रहेगा ही रहेगा, सॉरी R+1 रहेगा ही रहेगा, यहाँ बेटा R+1 आएगा, R+2 नहीं आएगा, है ना, R+1 रहेगा रहेगा। उसके बाद माइनस का 2 इंटू, तो माइनस का 2 इंटू ये मल्टीप्लाई कर दो 5R-1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यही R+1 ही रहने वाला है। जे वाला कितना आएगा माइनस का जे, ये गया ये गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 10R+2, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 5R-1 और डिवाइड बाई R+1। समझ में, दोनों सेम ही आ गए ना, ये तो आने ही थे, है ना। इसको इससे किया देन इसको इससे किया, फिर इधर देखोगे इसको इससे किया और इसको, सॉरी जे वाला कर रहे हैं ना मन, इसको इससे किया इसको इससे किया, लास्ट वाला जैसे के वाला करोगे आप, देखो भाई ध्यान से, तो ये वाला क्या बनेगा दिस इंटू दिस और दिस, तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो इतना ही बचेगा। अगर आप इन दोनों में देखो ना ध्यान से, तो देखो ये और ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और कितना है वो भी देख लीजिए। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखो बेटा कितना है माइनस का 10R माइनस का 2, इधर कितना आएगा माइनस का 10R प्लस का 2, तो ये तो कट ही गया, तो माइनस का 20R ये बन रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 20R कॉमन ले लीजिए और नीचे R+1 कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो ये बेटा सिंपली कितना रह जाएगा आई कैप माइनस का जे कैप, राइट है, ये बना। अब उसके बाद इसका मॉड लेके आपको क्या करना है बेटा, मॉड लेके स्क्वायरिंग भी करनी है। तो ये तो सिंपली कितना आ गया 2R अपॉन R+1 का स्क्वायर आ गया, सही है ना। और यहाँ पे कितना बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे √2 बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये बेटा 400 इंटू 2 800 आ गया, 800R²। अब देखो कैलकुलेशन है इसमें, आप उससे बच नहीं सकते, क्या करें, ठीक है ना, देख लीजिए ये हो गया 400 इंटू 2 800, 800 इंटू R² अपॉन R+1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा इतना, ठीक है। आगे की कहानी में देखिए आप क्या होने वाला है, अब OQ डॉट OA, है ना, अच्छा ये 1/5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ चिपका देते हैं, तो देखो भाई क्या आएगा OQ डॉट OA बराबर 10 प्लस 1/5 इंटू में ये सारा कुछ डाला आपने, और देखो वो कितना 800 इंटू R² अपॉन R+1 का स्क्वायर, ये आ गया कितना 5 से कम 5 मतलब 160 आ गया ना, 16 पंजे 80, और ये आ गया।
तो फाइनली आप देखोगे ये आ गया कितना 10 प्लस 160 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओ क्यू डॉट ओ ए निकालना है। तो ओ क्यू डॉट ओ ए निकालने के लिए अपन ने एक काम किया, इसी का क्लोन ले लिया और इधर मैं अब हटा देता हूँ, है ना भाई, इधर वाला किसी काम का है नहीं, हटाइए इसको। देखिएगा ध्यान से, अब हमारे पास दोस्तों ओ क्यू डॉट ओ ए बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 प्लस 160 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ओ क्यू इंटू ओ ए कैसे करेंगे, समझ रहे हो आप बात को। तो ओ क्यू तो ओ क्यू है ही सही और ओ ए है सही, तो इनका भाई डॉट करना है आपको। तो देखो डॉट करोगे तो कैसा आएगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, सही है ना। तो वो कितना आ जाएगा 5 इंटू ये, तो 5 इंटू 5r-1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 5 इंटू 5r-1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। और वहाँ करेंगे तो वो आएगा कितना 10 इंटू 10r+2 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। और ये जो है डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 10 प्लस 160 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे नीचे तो आर प्लस 1 ही आएगा, ऊपर देखो कितना आएगा 25 25 50 आर आ गया। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 5 तो माइनस का 10 आ गया। यहाँ पे देखो 100 आर बनेगा और ये 20 बनेगा, समझ लो बात को। ठीक, 100 आर और प्लस 20 हो गया। राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये आ गया 10 प्लस 160 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर चल रहा है। तो ये देखो 150 आर तो ये हो गया, प्लस का 10 ये हो गया और नीचे आर प्लस 1 हो गया। अब एक काम करो, पूरे में आर प्लस 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक आर प्लस 1 बचेगा और इधर 10 इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा और ये सिंपली 160 इंटू आर स्क्वायर बचेगा। एक काम और करो, 10 से डिवाइड लगा देते हैं, है ना। तो 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 0 0 उड़ा दो और यहाँ से भी देखो ये उड़ गया। तो ये आएगा कितना 15 इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 बराबर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r और ये आ जाएगा 16 इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेटा कितना 15 इंटू आर स्क्वायर प्लस का 15 इंटू आर प्लस का आर प्लस 1 आ जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में देखोगे तो 17 आर स्क्वायर प्लस का 2r प्लस 1 आ जाएगा। 1 1 कट गया, ये 15 आर स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो ये 2r स्क्वायर बचेगा और 2r को इधर लेके आऊंगा तो ये बेटा सॉरी 16 है ना, तो ये 14r बचेगा। आर आर कट गया, आर बराबर 0 तो है नहीं क्योंकि पॉजिटिव दे रखा है। तो यहाँ से बेटा 2r बराबर 14 आ गया, तो r की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, सिंपली 7 आ जाएगी। तो r बराबर 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो ये कैलकुलेशन तो इसमें है, इससे अपन बच नहीं सकते, बट हमें अंततोगत्ता ये भी पता है कि हाँ सवाल हो तो जा रहे हैं। देखिए अगला सवाल देखें, चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप। बोला गया एक वेक्टर ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है एंड सी विद द वेक्टर सच दैट सी इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर देन ए डॉट। अच्छा देखो भाई यहाँ पे समझना ध्यान से, हमारे पास में ए वेक्टर दे रखा है ना, और बी वेक्टर दे रखा है, सही है। और सी जो वेक्टर है ना वो सी विद द थ्री वेक्टर सच दैट, अच्छा सच दैट सी इज अ कोप्लेनर विद ए वेक्टर। देखो ए के साथ कोप्लेनर है और बी के साथ कोप्लेनर है एंड इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी आल्सो। ठीक है, तो आप देखो भाई ध्यान से, ये ऐसे लिख सकते हो आप, बी क्रॉस ए क्रॉस बी। वीटीपी की बात चल रही है ना। अगर आपने पढ़ा है वीटीपी तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे आप देखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैं इस सवाल से अलग बात कर रहा हूँ तो कुछ और ले लेते हैं। चलो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड ले लिया, ठीक है ना। तो वीटीपी में दोस्तों क्या होता है, समझना ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ना, आप समझना, जैसे मान लो कुछ ये वेक्टर आ रहा है, मान लो डी वेक्टर आ रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो आप देखना कि भाई जब भी ये क्रॉस लिखा हुआ, अच्छा ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और बीच में क्रॉस पड़ा हुआ है, तो सोचने वाली बात क्या होगी दोस्तों, देखिए सोचने वाली बात ये है कि जो डी वेक्टर होगा वो इसके और इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बात समझ में आती है।
तो जो डी वेक्टर है, जो बाहर अकेला वेक्टर बैठा है उसके तो परपेंडिकुलर होता है, तो डी वेक्टर यहाँ से अपन बोल सकते हैं इज परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, समझ गए। नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ऑफ कोर्स वाई क्रॉस जेड वेक्टर आल्सो। अब ध्यान से देखना, जैसे वाई और जेड वेक्टर है, तो मान लो ये एक प्लेन में, दो वेक्टर तो एक प्लेन में हमेशा होते ही है, तो वाई वेक्टर ये था मान लो, और जेड वेक्टर सपोज ये है ना। तो जैसे मैं करूंगा दोस्तों वाई क्रॉस जेड करूंगा तो ये ऐसे आएगा है ना, ये वेक्टर होगा डी की, मतलब इसी के पैरेलल होगा कहीं ना कहीं डी वेक्टर। अब डी वेक्टर अगर किसके पर डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, है ना, जो बोर्ड के बाहर से निकल रही है ना, दिख रहा है आपको। अरे यार देखो, ये जो वेक्टर होगा दोस्तों इसकी डायरेक्शन में जानना चाहता हूँ, तो वाई क्रॉस जेड ऐसे करूंगा तो ये अंगूठे की डायरेक्शन जो आएगी वो होगी, मतलब ये डायरेक्शन होगी इसकी। एंड इस ब्लैक ब्लैक पेन जो बोर्ड के बाहर निकल रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर। अगर इसके परपेंडिकुलर तो डी वेक्टर ऑफकोर्स इसी के प्लेन में आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी है कि इसी को डिकोड करने के बाद आपको पता चलेगा कि डी जो वेक्टर है इज कोप्लेनर विद वाई एंड जेड। समझ में आ गया नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो, कभी भी आपको अगर ऐसे बोले ना कि इन दो वेक्टर के कोप्लेनर है और इसके परपेंडिकुलर है ना, तो आप हमेशा क्या करिएगा कि जिनके कोप्लेनर है उनका क्रॉस करिएगा और उनको एक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जिसके परपेंडिकुलर है ना, उसको बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्रॉस करके। आपको डॉट से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर थोड़ी आएगा डॉट से, तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ से अपने पास जो सी वेक्टर है बेटा ये आ जाएगा, है ना, मतलब लैम्डा और लगा लेना, क्योंकि जरूरत तो है नहीं कि भाई मैग्नीट्यूड भी दोनों का बराबर हो, बस इन्होंने बोला कोप्लेनर है और ये है वो है, ठीक है। वो लैम्डा निकालने के लिए देखो इन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। तो देखो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू दूर दूर पास पास, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू ए वैक्टर आएगा माइनस बी डॉट ए आ जाएगा इंटू बी वैक्टर आ जाएगा। पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। तो मॉड बी स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा अपने पास, मॉड बी स्क्वायर बी बी इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 1 तो 11 हो गया ये। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू मॉड बी स्क्वायर इज 11 ए वेक्टर माइनस का ए डॉट बी की बेटा बात करी जाए तो ए डॉट बी में देखो कितना आएगा, 3 प्लस 2 माइनस 3, तो ये 2 ही आ जाएगा, तो माइनस का 2b वेक्टर आ जाएगा, सही है ना। तो सी वेक्टर उठा के मैंने यहाँ डाल दीजिए, तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर में बेटा क्या आएगा, 11 लैम्डा ए वेक्टर माइनस का 2 लैम्डा बी वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू 5। देख लीजिए ए वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर हमने अंदर डाल दिया 11 ए, और ये लैम्डा यहाँ पे क्या कर रहा है माइनस 2b, और ये एक लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। लैम्डा तो बस ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी है ना वो, तो सी वेक्टर डाला है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो आप करिएगा 11, अच्छा लैम्डा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, सॉरी, तो 11 ए वेक्टर माइनस ये। अब देखो भाई, या तो आप 11 ए माइनस 2 भी करके निकाल लो, या फिर आप ऐसे कर लो 11 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए डॉट बी, ठीक है, इंटू लैम्डा बराबर 5। तो दोस्तों 11 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर अभी भी निकाला ही था अपन ने, नहीं निकाला था क्या, कितना आएगा 1 4 5, है ना, 1 4 9, तो बेटा कितना आ गया 14 आ गया। तो 11 इंटू 14 तो ये हो गया, माइनस का 2 इंटू ए डॉट भी हमने निकाला था, वो कितना आया था 2 आया था, नहीं हाँ, इंटू लैम्डा बराबर कितना आ गया 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/, इसको मल्टीप्लाई कर लेना बस, और 4 माइनस कर देना, तो लैम्डा आ जाएगा। वो लैम्डा उठा के आप यहाँ चिपका देना, कहाँ पे, यहाँ पे चिपका देना, और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड सी निकालना है, तो मॉड सी मेरे ख्याल से निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं बचती है, ठीक है ना। मतलब मॉड सी अगर निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, मॉड सी स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा 121 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर जो कि आपको पता है, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर जो कि आपको पता है, माइनस का 22 दूनी 44, 44 इंटू ए डॉट बी आएगा जो कि आपको पता है। बस यहाँ से मॉड सी स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट करिएगा। थैंक यू। अगली क्लास में बेटा अपन मिलते हैं, है ना, 5-7 मिनट के बाद।